वेलकम बैक टू अवर चैनल A24/7 जानकारी। दोस्तों आज मैं आपके लाया हूँ बाबर के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। और दोस्तों आप इसी वीडियो को देख लोगे तो आपको बाबर का टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों बाबर, ये देखिए ये है बाबर का जन्म। तो दोस्तों बाबर का जन्म हुआ था फरवरी 1483 ईस्वी में। उनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर गद्दी पर बैठे थे 8 जून 1494 को। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, मुगल वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? बाबर को। तो आप कभी भी आपसे पूछा जाए कि मुगल वंश का संस्थापक किसको माना जाता है तो आप लिखेंगे बाबर। ठीक है दोस्तों, ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो आप इसको याद जरूर करके रखें। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा जो फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठे थे। ठीक है दोस्तों, बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों, बाबर के 4 पुत्र थे, जिनमें से एक हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे। दोस्तों कभी पूछ लिया जाए कि भारत पर बाबर ने कितने बार आक्रमण किए थे, तो दोस्तों ये होगा 5 बार। ठीक है दोस्तों, बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफजई जाति के खिलाफ था। तो दोस्तों आपसे अगर ये पूछा जा सकता है कि बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान और वो कौन सी जाति के खिलाफ था, ठीक है, तो ये आप बताएंगे प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफजई जाति के खिलाफ था। ठीक है दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति तथा तोप खाने का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों आपसे पूछा जाए तुगलमा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग कौन से युद्ध में किया गया था, तो आप बोलेंगे प्रथम युद्ध में। ठीक है दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध में। आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कि बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज कौन थे जिन्होंने प्रथम युद्ध में, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था उसमें भाग लिया था, तो आप बोलेंगे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ठीक है, बाबर के प्रसिद्ध निशानेबाज थे जो जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध, दोस्तों ये युद्ध हमेशा याद करें कि युद्ध भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। दोस्तों आजकल क्या होता है कि कोई भी एग्जाम आते हैं तो उसके अंदर आजकल ये ईस्वी पूछना कम कर दिया है, लेकिन ये किसके मध्य लड़ा गया था ये सबसे ज़्यादा पूछते हैं। तो आप दोनों को याद करके जाएं। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। इसमें बाबर की ही विजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसमें बाबर की ही विजय हुई थी। ठीक है, खानवा का युद्ध मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। चंदेरी का युद्ध, तो चंदेरी का युद्ध था 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदिनी रॉय और बाबर के बीच लड़ा गया था। इसमें भी बाबर की ही विजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों और बाबर के बीच लड़ा गया था। इसमें भी बाबर जीत गए थे। ठीक है दोस्तों, तो आप याद करके जाएं, चंदेरी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? मेदिनी रॉय बाबर के बीच। और घाघरा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अफगानों और बाबर के बीच। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। ठीक है दोस्तों, बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। खानवा का युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, राणा सांगा की मृत्यु कैसे हुई थी? जहर दे देने के कारण, और 30 जनवरी 1528 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों,
बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा। ठीक है दोस्तों, फिर से देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान ने बाबरनामा के रूप में किया। ठीक है दोस्तों, तो अब ये लाइन जरूर याद करें, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये वाली लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद हमेशा करके रखें, ये पूछ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बाबर को मुंबईयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। ठीक है दोस्तों, बाबर को मुंबईयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। और दोस्तों 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। शुरुआत में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था। ठीक है दोस्तों, शुरू में जब उनका शव था उनको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि उनको काबुल में दफनाया जाए, तो उनको बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपसे कभी पूछ लिया जाए कि बाबर का मकबरा कहाँ है, तो आप ये बताएंगे बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखें हमेशा। बाबर का शासनकाल 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी में तक चला था। ठीक है दोस्तों, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। ठीक है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये जो है बाबर का जो मकबरा काबुल में, ये है मकबरा उनका। बाबर का जो मकबरा था वो यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर। ठीक है दोस्तों अपन अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पे अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हुमायूं के इतिहास के ऊपर। ठीक है दोस्तों।